Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एंड आवर सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की बेसिकली क्या आप उसको कह लें कि आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसकी सिचुएशन है, या फिर मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो पाकिस्तान को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो मेजर कंटेंट्स हम लोगों ने कवर करने हैं दैट आर थ्री। अच्छा, वो कंटेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है, मतलब ओवरऑल दुनिया के अंदर इकोनॉमी के कौन से जो थे वो ट्रेंड्स रहे हैं या फिर उनका इफेक्ट किस तरह से आता है। ठीक है, पहले नंबर पे तो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, दैन हम लोगों ने सार्क कंट्रीज को डिस्कस करना है। ठीक है, सार्क बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज थे, ठीक है, उनके बिटवीन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कुछ टैक्सेस और टैरिफ्स को ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साउथ एशिया के 8 कंट्रीज के बिटवीन जो था वो साइन किया गया था। तो सार्क क्या है बेसिकली, कब साइन हुआ, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हम इसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इन द मॉडर्न इन द वर्ल्ड इकोनॉमी में। और हम लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। मतलब नंबर वन पे हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, दुनिया के ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं। जो सेकेंड हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू सार्क, और द थर्ड वन विल बी द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कि इंटरनली पाकिस्तान जो है वो इस टाइम कहाँ पर फॉल कर रहा है, क्या मतलब इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कहाँ पर चली गई है। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इन द रिसेंट ईयर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो गई है। अच्छा, बेसिकली अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स की पहले बात कर लें कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स को डिस्कस करने का बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज होती हैं वो हमेशा ही हमारे जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको इफेक्ट ज़रूर करती हैं। देखो, इम्पोर्ट्स के थ्रू, एक्सपोर्ट्स के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हम पूरी वर्ल्ड के साथ जो है ना वो लिंक्ड है। ठीक है, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब है द स्क्वीज्ड फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को ना स्क्वीज करके आप ये कह लो कि अंडर वन रूफ हम ले आए हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर इंटरनेशनली हमारे पास बिजनेस हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक भी कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इफेक्ट होता है तो वो थ्रू आउट जितना भी वर्ल्ड है वो उसके जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रिकल डाउन होकर हर जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज इंक्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजंस, जिसकी काफ़ी सारी रीजन हो सकती हैं। साइड बाय साइड विद द ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। देखो, अब इंटरडिपेंडेंस है ना, हर कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड कर रहा है। किसी को रॉ मटेरियल कहीं और से मिलता है, किसी को फिनिशिंग कहीं और से मिलती है, किसी की लेबर कहीं और से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द कंट्रीज, डिफरेंट फोर्सेज आर एट वर्क इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसकी वजह से उसकी डिफरेंट फोर्सेज है ना वो एट वर्क है। जो नंबर वन पे वो आपसे बात कर रहे हैं ना इकोनॉमिक ट्रेंड्स में, सबसे पहले नंबर पर आपके पास जो हमारे पास आता है दैट आर वुल्फ क्राइसिस। ठीक है, द impact of political changes and the military conflicts like the Gulf crisis in 1990s reduced growth and output in many countries। अब बेसिकली जो गल्फ क्राइसिस थे ना वो वर्ल्ड वाइड आए थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से अच्छा इसमें बेसिकली ये क्यों गल्फ क्राइसिस में क्या था, ड्यू टू सम पॉलिटिकल चेंजेस एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वाज एक्चुअली बिटवीन ईरान एंड यूएस से। ठीक है, ईरान और यूएस से जो और उनकी जो मिलिट्रीज थी वो बेसिकली मिलिट्री इंटेंसिफिकेशन थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस था। तो जो ईरान और उसकी अलाइज कंट्रीज थे ना वो एक तरफ हो गए थे, जो अमेरिका था और उसके जो अलाइज कंट्रीज थे वो एक तरफ हो गए थे, और उनके दरमियान में जो मिलिट्री पॉलिटिक्स थी वो चलना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इन इन क्राइसिस को ना गल्फ क्राइसिस कहते हैं। तो गल्फ क्राइसिस जो थे वो उन्होंने बहुत बैडली इम्पैक्ट किया द ग्रोथ ऑफ द मैनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली द डेवलपिंग। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जो कि अभी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि अंडर डेवलपमेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर कंट्रीज आ जाएँ, इंस्टीट्यूट्स आ जाएँ, उनको प्रमोट करने के लिए हम बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो सो दैट कि वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पर जो बेसिक वो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था ना वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर आया। ठीक है,
The Gulf crisis erupted when the world economy was already showing signs of weakening. उसमें already जो world economy थी वो weak थी, and its direct impact on the growth of the global economy, वो जो global economy था उसके ऊपर जो इसका impact है, इट्स डिफिकल्ट टू आइसोलेट फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसेस। वो कहते हैं कि इसको मतलब इट्स डिफिकल्ट, ये ऑलरेडी जो था ना वो जो इकोनॉमी थी वो हमारी वीक हो रही थी, उसके ऊपर से हमारे पास गल्फ क्राइसिस आ गए और जिसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया ऑन द ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। और हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि हाँ जी इसको हम सेपरेट कर दें और कि हाँ जी इसका इफेक्ट नहीं आया था, ठीक है। और इसकी सेकंड पे साथ ही उसने ना एक और चीज़ के भी डिस्कस कर लिया इसके। अच्छा, नंबर वन पे तो बेसिकली जो हमारे पास आए थे, यहाँ पर आपको बस एक ना छोटी सी समरी भी गिवन है। नंबर वन पे तो गल्फ क्राइसिस थे हमारे पास 1990s में, उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। नंबर टू पे हमारे पास जो आए थे दैट वर्ड 9/11 क्राइसिस, ठीक है। इसके साथ कुछ क्राइसिस का डिस्कस हुआ तो वो फिर अभी दोबारा करेंगे। तो 9/11 की जो बेसिकली क्राइसिस से क्या था, द पोस्ट 11 सितंबर 2001 को बेसिकली जो 9/11 का हमारे पास हुआ था, आपको आइडिया होगा 9/11 के जो क्राइसिस थे जिसमें यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थी वो डिस्ट्रक्शन हुई और उसका जो था, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर डालने की कोशिश की, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो वो जो 9/11 के जो पोस्ट इफेक्ट्स आए ना उसके बाद हैव फर्दर डीपन रिसेशन, उनकी वजह से और ज़्यादा रिसेशन बढ़ गया था, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास इकोनॉमिक साइकिल होता है ना, जिसमें पहले बूम टाइम पीरियड होता है, बूम के बाद बेसिकली रिसेशन आ जाता है जिसमें डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है हमारी इकोनॉमी, उसमें आपकी इनकम भी डिक्रीज हो जाती है, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसमें आपका लाइफस्टाइल भी इफेक्ट होता है। तो जो 9/11 की क्राइसिस आई ना उसने डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर मजीद बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, ठीक है। द इकोनॉमीज ऑफ बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वर एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली इफेक्ट was, ठीक है। सो नंबर वन पे गुल्फ क्राइसिस था, नंबर टू पे 9/11 क्राइसिस थे। 1990s में गुल्फ क्राइसिस हुए थे। 9/11 2001 को जो आपका था वो 9/11 के क्राइसिस थे जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से जो था वो इफेक्ट किया। ओके देन व्हाट्स गोइंग ऑन द नेक्स्ट, तो नंबर थर्ड के ऊपर बेसिकली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गर्ड्स, अगर बहुत ज़्यादा मनी बहुत कम चीज़ों को चेज अप कर सके, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करके बहुत कम चीज़ें खरीद सकें तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो लाइक अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो मनी की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप आज से 5 years बिफोर या 10 years बिफोर अगर हम बात कर लें तो वही प्रोडक्ट, वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, से फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें, कोक की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोक की एक बॉटल हमें 10 रुपीज़ में, 12 रुपीज़ में मिल जाती थी, ठीक है। अब वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट हमें 25 रुपीज़ तक मिलती है। इसका मतलब है सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमें ज़्यादा मनी को स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी जो होती है ना वो इन्फ्लेशन, अच्छा एक वो आपकी अगर इकोनॉमी डेवलप करी हो तो डेफिनेटली प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं। प्राइसेस, इन्फ्लेशन का मतलब है ना प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना, प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन जो आपके पास आप उसको कहते हो कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन रेट का ऊपर चला जाना, वो आपकी इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वो आप ये कह लें कि पुअर पुअर लोगों को और पुअर सिचुएशन में जो होता है वो ले जाता है, ठीक है, और वो रिच को रिचर कर देता है। तो अगर हम जनरली बात करें तो अगर हम जनरली बात करें तो इन्फ्लेशन पॉजिटिव इफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी को, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन का बढ़ जाना और बहुत कम टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन का या प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलरली डेवलपिंग इकोनॉमीज को। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बहुत कम होता है, लोग ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन पर एग्जिस्ट खड़े होते हैं, गुर्बत पहले ही बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को मैनेज करना ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे बेसिकली आपका क्या था, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन्फ्लेशन वाज ऑन द डिक्लाइन इन डेवलपमेंट इन
इन डेवलप्ड कंट्रीज, बट अनएम्प्लॉयमेंट शोड अ राइजिंग ट्रेंड। ठीक है, वो कहते हैं इन्फ्लेशन डिक्रीज तो हुई थी, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड था ना वो बहुत बढ़ गया था इन पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली क्या हुआ, inflation rate rose from 3.9% during the period July 2004 to April 2005 to 9.3%। सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर, जुलाई 2004 से अप्रैल 2005, बोल के आप उसको कहने कि 10 मंथ्स में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3.9% से 9.3% तक चला गया। मतलब दैट वाज अ हायर, बहुत बहुत ग्रेट हाई चेंज था। ठीक है, और सी से बेसिकली बताया हुआ परसेंट विच रजिस्टर्ड एन 8 ईयर हाई। ठीक है, मतलब 8 ईयर्स में जितना होना चाहिए था ना वो सिर्फ 10 मंथ्स में उतना जो था वो आपके अंदर इंक्रीमेंट हुआ इन्फ्लेशन रेट के अंदर। This is officially explained by the demand pressures on one hand and supply shocks on the other hand। वो कहते हैं इसको ऑफिशियली इन्होंने ये एक्सप्लेन किया क्योंकि डिमांड जो थी वो इंक्रीज हो गई थी और उसके अगेंस्ट जो सप्लाई थी ना वो उस तरह से हमारे पास मार्केट में मौजूद नहीं थी। अब डेफिनेटली जब डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है ना तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। हाँ, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस जो थी वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि प्राइसेस जो थी ना इंक्रीज होने की वजह ये थी कि डिमांड बढ़ गई थी उन प्रोडक्ट्स की, जबकि अब उसके अगेंस्ट सप्लाई उस तरह से जो थी वो इंक्रीज नहीं हुई थी। नेक्स्ट आपसे वो कह रहे हैं इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द ऑयल। बेसिकली ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी जिसकी वजह से ट्रेडिंग ट्रेंड्स चेंज हो गए थे और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी उसकी वजह से भी ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी जो वो थी इफेक्ट हुई थी। यहाँ पर दिस इज ओके। नेक्स्ट उसने यहाँ पर बताया था ड्यू टू एन एस्केलेशन इन द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से देयर इज एप्रीहेंशन दैट द इन्फ्लेशन ऑफ द 1970s मे बी इमर्जिंग अगेन। तो प्राइसेस के क्रूड ऑयल की जो बेसिकली जो हमारे पास रॉ ऑयल है उसकी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से लग रहा था कि जो 1970s के अंदर जो इन्फ्लेशन आई थी वो दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि अगर प्राइसेस ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो तकरीबन हर इंडस्ट्री की ही प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी। उसकी इम्पोर्ट प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ उसकी वजह से इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा गुल्फ क्राइसिस का था, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने 9/11 की क्राइसिस की बात की, थर्ड पॉइंट के ऊपर हमारे पास इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के ऊपर। देन क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी उनकी इंक्रीज होने की वजह से डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर बहुत, जो डेवलप कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। और फिर फिफ्थ वन दैट इज द पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। हर कंट्री की ना एक पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करती है, फिर हम देखते हैं कि कितने लोग हैं उस पॉवर्टी लाइन से बिलो, मतलब जहाँ मिनिमम इनकम होती है बेसिकली। हम कहते हैं दिस इज द पर कैपिटा इनकम, ये मिनिमम इनकम है, इतनी इनकम सबकी होनी चाहिए। जिनकी उनसे भी बिलो होती है उनको कहते हैं दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर बेसिकली फिर क्या हुआ था, अल्टीमेटली जब इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए तो फिर पॉवर्टी एंड इट्स रिलेटेड डायमेंशन में माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मतलब न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज आ गई, लोगों के अंदर इल हेल्थ आ गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ कंप्लीट नहीं थी, इलिटरेसी एजुकेशन फैसिलिटीज़ कंप्लीट नहीं थी, एंड इन एडिक्वेट शेल्टर, और लोगों को रहने के लिए प्रॉपर जगह भी नहीं थी। ठीक है, हैव रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन इन डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन रिसेंट ईयर्स। उसकी वजह से क्या हुआ था कि इन इन सारी चीज़ों ने पॉवर्टी लाइन को देखना चाहे, माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स, इल हेल्थ के प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी के प्रॉब्लम्स और इन एडिक्वेट शेल्टर के प्रॉब्लम्स ने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन की कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज फार्मूलेट की जाए कि इन सारे जो प्रॉब्लम्स को जो था वो एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर वन हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ कम्प्लीटेड ओवर हेयर।
उसके अंदर नंबर 1 पे गुड्स प्राइसेस, नंबर 2 पे 9/11 की क्राइसिस थे, फिर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थी, फिर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द ऑयल और चेंजिंग द ट्रेंड ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रेंड्स चेंज हुए थे उसकी वजह से भी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से इफेक्ट हुई, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इल हेल्थ एंड इनएडिक्वेट शेल्टर, ये भी उन सारे ट्रेंड्स की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर ये सब चीज़ें आई थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करके इनको जो है वो ओवरकम किया जा सके, इन सारे प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह हम लोग 7 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।